अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत मुसलसल इंतशार की जद में है। अगले 2 माह सियासी लिहाज से अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इमरान खान सड़कों पर आने का ऐलान कर रहे हैं, मगर बार बार कहने के बाद भी तारीख नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत भी वाज़ेह इशारा दे रही है कि वो मुद्दत पूरी करेगी। और इसका एक बड़ा सबूत मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को अचानक वजीर खजाना लगाना है। हुकूमत ने अपनी सियासी उम्मीदें इसहाक डार के मुआशी फलसफे से वाबस्ता कर ली हैं, जो जल्द ही वजीर खजाना का हल्फ उठा लेंगे। मुल्क वापस पहुँच गए हैं, लेकिन इसी दौरान मुल्क की सियासत में नई ऑडियो लीक्स ने हलचल मचा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वुज़रा की ऑडियो सामने आई हैं, जिनमें अहम पॉलिसी मामलात पर बात हो रही है। आला तरीन शख्सियात अहम तरीन मामला डिस्कस कर रही हैं और ये सब सोशल मीडिया पर बआसानी दस्तयाब है। सबसे ज़्यादा संगीन बात यह है कि ये ऑडियोज़ कहीं और नहीं बल्कि वज़ीर आज़म हाउस जैसी हसास तरीन जगह पर रिकॉर्ड हुई हैं। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये टेलीफोन टैपिंग नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद अहम तरीन शख्सियात की आपस की गुफ्तगू है, जो बज़ाहिर वज़ीर आज़म हाउस में ही रिकॉर्ड की गई है। इस ऑडियो लीक के बाद वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए हैं। ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या वज़ीर आज़म हाउस इतना गैर महफूज है कि वहाँ होने वाली गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है? क्या वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती के मामले पर कोई इजलास हो सकता है? क्या वज़ीर आज़म हाउस में ऐसे खुफिया रिकॉर्डिंग सिस्टम्स हैं जिन्हें हुकूमती अरकान भी नहीं जानते हैं? इसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को तलब कर लिया है, जिसमें अहम वफाकी वुज़रा और आला अस्करी हुक्काम भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म हाउस का डेटा कैसे लीक हुआ, किसने लीक किया, डिवाइसेस लगी या मोबाइल फ़ोन रिकॉर्डिंग हुई, कौन कौन से अफसर वाक़े के वक्त मौजूद थे, इसकी तहकीकात के लिए एक आला सतह की GIT भी बना दी गई है। और दूसरी तरफ इमरान खान दावा कर रहे हैं कि मज़ीद ऑडियोज़ भी आने वाली हैं और उन्हें पता है कि आगे क्या आने वाला है। आज लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने दावा किया है कि मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो सामने आने वाली है जो मुझसे मुताल्लिक है। इस ऑडियो में मरियम नवाज़ अपने वालिद से कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करने वाला है। ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे, लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशाखाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशाखाना केस ये है इलेक्शन कमीशन। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा कर दिया है कि हुकूमत इस वक्त हैकर के साथ मुज़ाकरात कर रही है ताकि ये डेटा खरीद ले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऑफिस की जो कन्वर्सेशन है 140 घंटे की 20 अगस्त से सेल के ऊपर लगी हुई है, और जो हैकर है वो इस कन्वर्सेशन का, इस गुफ्तगू का $3,45,000 मांग रहा था। हुकूमत इस वक्त निगोशिएशंस कर रही है हैकर के साथ कि वो ये डाटा ख़रीद ले और इसको मज़ीद रिलीज़ ना करे। यानी हुकूमत पाकिस्तान इतनी ब्लैकमेल हो रही है इस डाटा के ऊपर, अब वो ये डाटा जिन्होंने चोरी किया है उनसे ख़रीदने के ऊपर गुफ्तगू कर रही है। लेकिन अगर ये हुकूमत ख़रीद भी ले तो इस बात का क्या सबूत है कि जो हैकर है वो इस डाटा को बाद में मिसयूज़ नहीं करेगा। यानी इमरान खान और फवाद चौधरी के दावों में भी तजाद सामने आ रहा है। इमरान खान बता रहे हैं कि अगली लीक्स में क्या आने वाला है, जबकि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ऑडियोज़ अभी हैकर के पास है और हुकूमत उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। एक तरफ हुकूमत इस बहरान में फंसी हुई है और दूसरी तरफ इमरान खान सियासी विकटें गिराने के लिए बेताब हैं। कल करक में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे 3 विकटें नजर आ रही हैं। ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद में, ये आखिरी होगी और फैसला कुन होगी। मुझे 3 विकटें नजर आ रही हैं, 3। एक है बड़ी मुल्क की बीमारी जरदारी, एक है चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, और तीसरी विकेट बड़ी देर से मैं देख रहा हूं इस तीसरी विकेट की तरफ भी, और ये बीच वाली विकेट है। और इंशाल्लाह इसके लिए वो जो मैंने इन स्विंगिंग यॉर्कर तैयार किया हुआ है, देर करके स्विंग करेगा लेकिन बीच वाली विकेट इंशाल्लाह लेके जाएगा। ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कुन होगी।
इमरान खान विकेटें गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद आने की तारीख नहीं दे पा रहे हैं। 21 सितंबर को इमरान खान ने लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए हफ्ते से हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था। अगले रोज़ यानी 22 सितंबर को इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि हफ्ते को फैसला करेंगे कि कब कॉल देनी है, मगर फिर हफ्ते को रहीम यार खान में और कल करक में जलसे से खिताब करते हुए भी इमरान खान ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया। अलबत्ता आज लाहौर में यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए इमरान खान ने फिर से मुबैना अमरीकी साजिश की बात की और तलबा से पूछा कि डोनाल्ड लू किससे वज़ीर आज़म को हटाने का कह रहा था, और जब तलबा ने न्यूट्रल कहा तो इमरान खान ने उनके सियासी शऊर की तारीफ की। वो डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब एम्बेसडर ने तो नहीं हटाना था, वो तो मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था? मैं जरा गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूं, किसको पैगाम दे रहा था? समझ गया हूं, माशाल्लाह। पहला इम्तिहान पास कर गए हो आप। बात करने के लिए फवाद चौधरी को दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब एक और ऑडियो आने वाली है, इमरान खान साहब ने कहा जिसमें मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद से कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन तोशाखाना में डिस्क्वालीफाई कर देगा। वो कह रहे हैं कि साबित हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाजिम हैं ज़ाती शरीफ ख़ानदान के। पहले तो जो आपकी ऑडियो है वो कह रहे हैं ये साबित करती है कि इस्तीफ़े कैसे कबूल होंगे, कैसे इलेक्शन कमीशन इसमें आप लोगों के साथ मिला हुआ है, और आइंदा आने वाली ऑडियो ये साबित करती है कि जो डिस्क्वालीफिकेशन की साजिश है उसमें इलेक्शन कमीशन आपके साथ मिला हुआ है, उसमें भी मरियम नवाज की ऑडियो है। सब एक अच्छा बड़ा स्कैंडल है आपके खिलाफ, जिसे आप ऐसा लग रहा है कि ये तासुर दे रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। शाहजेब, आप किसकी बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं? जो एक फ्रॉडिया झूठा इंसान है, ये तो आज से 3-4 माह पहले कह रहा था कि जी मेरे ख़िलाफ़ एक वीडियो जारी होने वाली है, उसमें मेरी करैक्टर असैसिनेशन होगी, वो बड़ी ही गलत होगी, वो दिखाई जाएगी। अब ये मेरे ख़िलाफ़ ये करने वाले हैं, क्योंकि इसे पता था कि मैं ऐसी हरकतें करता रहा हूँ जो मेरी करैक्टर असैसिनेशन के लिए जो है वो काफ़ी होगी, और उसमें मैंने जो गंद किया है वो कौम को देखने को मिलेगा। तो ये तो इस किस्म की फ्रॉड कहानियाँ, इस किस्म की ब्लैकमेलिंग कहानियाँ जो है वो घड़ने का आदी है। और उसके बाद फिर जो है वो फवाद चौधरी जो है वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने, एक्सप्लेन करने का जो है वो मास्टर है। यानी ये कह रहा है कि जी लीक हो चुकी है, वो कह रहा है नहीं अभी हैकर के पास हैं और सौदा हो रहा है, और बाकायदा रकम भी बता रहा है 3,45,00,000 जो है वो डॉलर बता रहा है, जैसे वो एजेंट है बीच में और बैठ के हमारा सौदा। साहब ये बात तो सोशल मीडिया पर मौजूद है, इनकी जो है ये जो रकम का मामला है और ब्लैकमेलिंग की कहानियां, इनमें कोई हकीकत नहीं है। राना साहब मगर ये बताइए ना फिर कि अगर एक और ऑडियो आती है, एक ऑडियो से वो कह रहे हैं ये एस्टैब्लिश हो गया कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ मिला हुआ है कि कैसे मरहलावार इस्तीफे कबूल करने हैं, अगर अगली ऑडियो आती है तो इसमें उनका झूठा होना या ना होने से क्या ताल्लुक है? अगर उसमें है कि मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं तो ज़ाहिर सवाल तो उठेगा कि कैसे उन्हें पता है कि तोशाखाना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इलेक्शन कमिश्नर डिस्क्वालीफाई कर देगा इमरान खान को। नहीं तो ये मैंने आपके प्रोग्राम में 10 मरतबा कहा है कि तोशाखाना में जो है ये डिस्क्वालीफाई होगा। तोशाखाना में ये चोर पकड़ा गया है और 2+2 4 इसकी चोरी है। ये वहाँ पे इसने जो है वो घड़ियाँ उठाई हैं, दुकान पे पहले बेची हैं, 80% जो है वो जेब में डाला है, 20% वहाँ पे जमा करवाया है। वहाँ से इसने वो सोने के कलम उठाए हैं, वहाँ से टी सेट उठाए। इतना घटिया चोर है ये। तो मैंने 10 बार आपके प्रोग्राम में कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसको डिस्क्वालीफाई करेगा। अगर मरीम नवाज ने ये बात कह दी तो ये कौन सी को नई बात है? हमें आज भी ये दावा है कि तोशाखाना केस में अगर इसको लाड ना किया गया, इसको लाडा ना बनाया गया तो ये डिस्क्वालीफाई होगा। मगर राना साहब उसमें अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट केस में अगर इसने थूक के ना चाटा, ये इसने माफ़ी ना मांगी, ये डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये चीज़ें जो है ये तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं। राना साहब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बादियों नज़र में उनकी माफ़ी कबूल कर चुकी है और हामिद खान साहब ने कह दिया कि हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी है, वरना हम जुर्म तस्लीम करते हैं, हम तो मानते नहीं है कि हमने कंटेम्प्ट की है, मगर बादियों नज़र में ये अगली तारीख में पता चलेगा। इनको माफ़ी नाक रगड़ के मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के।
माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगली तारीख में पता चल जाएगा। इस किस्म की इनकी जो चालाकियाँ होशियारियाँ वो पकड़ी जाएंगी। मगर साहब आपको मैग्नीट्यूड का अंदाजा है कि कितनी ऑडियोज हैं जो आने वाली हैं और कितना बड़ा स्कैंडल है जो आप लोगों के खिलाफ बनने वाला है? ये जो मरियम नवाज की अगर ऑडियो आ जाती है उसमें पता नहीं जिस तरह आप बयान कर रहे हैं उस तरह बात होगी, या वो जिस तरह इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं उस तरह बात होगी। आप लोगों ने GIT तो बना दी है, बट कुछ सोचा है कि क्या है, ये हुआ क्या आप लोगों के साथ? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे ही चाय की प्याली में तूफान जो है वो बर्पा करने की जो है वो कोशिश हो रही है। कोई ऑडियो शेडियो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इस किस्म की सियासी थ्योरियों के ऊपर यकीन ही रखते, ना हम आपस में बैठ के ऐसी बात करते हैं, ना कोई ऐसी ऑडियो है। अब आप मुझे बताएं, ये दो आखिर जिन लोगों ने भी लीक की है उन्होंने टॉप की लीक की होगी ना। आप बजाय इन दोनों में कौन सा स्कैंडल है जी? कौन सी बात है जो हमारे खिलाफ? मैं बताऊं राज साहब, कल मैं आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे इससे तो हमारी हुकूमत की मेरिट साबित होती है। अब वजीर आजम को तो अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी इसका ज़ाहिर रिएक्शन आएगा, मगर मरियम नवाज साहबा किस तरीके से इसमें ठीक साबित होती है? ज़ाहिर उनका वर्जन है कि वो जो प्लांट्स लगे वो इमरान खान के दौर में लगे, फिर पाबंदी लग गई थी, डेस्कॉन के जरिए लगे। डेस्कॉन रज़ाक दाऊद की कंपनी है, मगर मसला ये है कि उनके ऊपर सवाल तो आ रहा है ना कि उनकी जो तरजीह है वो ये है कि उनके जो दामाद का बिजनेस है उसको किस तरीके से हुकूमत फ़ायदा पहुंचा सकती है, या उसके अंदर जो रुकावटें आई हुई हैं उसको हुकूमत कैसे दूर कर सकती है। ये तरजीह है उनकी, तो यही वो बयानिया बना रहे हैं कि जी मैं तो कहता हूं कि इनकी तरजीह अपने बिजनेस नहीं शाहजेब, अगर किसी का दामाद होने पे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए तो नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। यानी अगर मरियम नवाज़ का वो सान ला है तो क्या उसको नुकसान पहुंचाया जाए? मैं तो ख़ुद इस बात का हामी हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है तो भाई जो चीज़ें जो है वो इन ट्रांजिट हैं, आधी आ चुकी हैं, आधी उधर हैं, तो भाई फिर या जो आधी उधर है उनको मंगवाने दो ताकि वो जो है वो मशीनरी जो है या वो प्लांट जो है वो फंक्शन तो कर सके, वरना इस आधे को वापस भेजने दो। मगर तो ये अगर सबके लिए बात हो रही है तो बड़ी जायज़ बात है। जायज़ बात जो है वो किसी की भी हो, वो आपके भाई की हो, आपके मुखालिफ की हो, जायज़ बात जो है वो होनी चाहिए। हम अगर सियासतदान जो है अगर किसी की सिफारिश ना करें, किसी को रिकमेंड ना करें, किसी के काम में उसकी मदद ना करें, तो फिर हमने सियासत क्या करनी है? मगर साहब फिर सबके लिए पॉलिसी होनी चाहिए ना। मैं उसकी मेरिट पर ही सवाल उठा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ग्रीन स्टेशन के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, इसके अलावा जो इसके मामलात हैं, मगर फिर मेरिट पर सबके लिए बात हो या किसी एक आध शख्सियत के लिए बात हो? जी सबके लिए होनी चाहिए। हर किसी को कारोबार करने की इजाज़त होनी चाहिए। सब ने कोई मांग के ही खाना है, यानी फंड्स इकट्ठे करके ही जो है वो जो उनमें से ही सियासत करनी है कि फंड्स इकट्ठे कर लिए किसी जो है वो अपना ह्यूमन काज के लिए और उसके बाद फिर उन्होंने पैसों से सियासत कर ली। हर किसी ने यही गंद करना है। कारोबार लोगों को करना चाहिए, काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, खर्च करने चाहिए। इस वक्त आपकी जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी मांगने के अलावा कुछ किया ही नहीं है, तो फिर क्या उनके नक्शे कदम पे चला जाए? कोई बंदा कारोबार ना करे, कोई बंदा काम ना करे, जायज़ मदद हर बंदे की होनी चाहिए। रासब इसमें आपकी जो इब्तिदाई तहकीकात हैं वो कहती क्या है? क्योंकि देखें जो मोबाइल फ़ोन का मामला है, इस हर ऑडियो में अगर कोई शख्सियत मौजूद है तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं, कहीं मरियम नवाज़ के साथ हैं, कहीं आप लोगों के साथ हैं। तो ये तो वाज़ेह हो रहा है कि किसी आप में से किसी के मोबाइल फ़ोन नहीं हैक हुआ है, या तो वज़ीर आज़म का हुआ है या फिर वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है वो बग हुआ है। क्या पहुंची और आपने उसको अब डीबग करके देखा है? कोई ऐसी चीज़ें मिली हैं इब्तिदाई तौर पर? क्या हुआ? देखे शाहजेब, अगर तो ये बगिंग है, अगर वहाँ पे कोई डिवाइसेस लगी हुई पाई गई या जो है वो सामने आई, तो फिर तो ये मामला सीरियस है कि अगर बगिंग हो रही है तो वो कौन कर रहा है। ये मामला उससे भी ज़्यादा सीरियस होगा कि करने वाला कौन है, और अगर ये कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं वो किस तरह से लगी हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये मामला सीरियस है, और सीरियस भी इन मानों में है कि ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो फिर मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, आजकल ये फ़ोन जो है वो हैक हो जाते हैं। अगर मेरा फ़ोन मिसाल के तौर पे हैक है और मैंने वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, वहाँ पे 4 आदमी 5-6 आदमी बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो सारी बात जो है वो सुनी जा सकती है, वो टैप हो जाएगी। इसी तरह तो वज़ीर आज़म ही का हैक हुआ ना, क्योंकि हर मीटिंग में आप भी मौजूद नहीं है, हर मीटिंग में दूसरे भी मौजूद नहीं, एक वज़ीर आज़म ही मौजूद है।
नहीं हो सकता कि अपना जो है उनके सेक्रेटरी है उनका हाइक हुआ वो, जहाँ पे जो हम 4-5 लोग बैठ के बात कर रहे हैं वो ज़रा, मैं किसी का नहीं कहता, मैं कहता हूँ हो सकता मेरा ही हुआ वो। तो ये कोई इतनी को रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये तो कहते हैं कि जनाब ये बहुत मामूली काम है और आजकल आम लोगों को भी एक्सेस है और दूसरों का फ़ोन जो है वो हैक कर लेते हैं। लेकिन मामला ये है कि इस मामले की तह तक पहुंचना, इसका सही तयन करना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी बुलाई है। अब ये जो है ना, यानी ये जो चाय की प्याली में तूफ़ान लाने के लिए जो है ये पागल खान अब गुफ्तगू कर रहा है कि जी वो जी फलां टेप आ गई, ये आ गया। वो भी अपनी टेपें तो संभालो ना पहले। जब तुम्हारी जो टेपें आई हैं उसके मतलब कभी तुमने जवाब दिया है? वो जो 50 अरब रुपए का टीका तुमने लगाया है इस कौम को, 5 अरब रुपए की अल कादर ट्रस्ट बना के, उसका कभी आज तक जवाब दिया है? वो फरक गोगी का आज तक आपने जवाब दिया है? तोशा खाने का जवाब दिया है? अपने तो तुम जो है वो डॉक्यूमेंट्री सबूत के ऊपर जवाब नहीं देते। और ये ऑडियो वीडियो के ऊपर जनाब आज सुबह के वो भी लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो लाहौर है, अब देखें ये इंतहा नहीं है यानी लाकानूनियत की, कि इस जो है वो फितने को वहाँ कॉलेज में जो है वो जलसा करवा रहा है वहाँ पे वीसी। अब इस किस्म के लोग अगर आपकी यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं तो ये बड़ी तशवीश की बात है। ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है। ऐसे अनासर को जो है यूनिवर्सिटी से निकालना चाहिए। ये वीसी जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इस आदमी का मुहासबा होना चाहिए। इस आदमी का इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि ये एक ऐसा आदमी बैठा है वहाँ पे जो है वो फितनागरी करवा रहा है। मगर रासा मुझे बताइए, बच्चों के ज़हनों को जो है वो गंदा करवा रहा है। वो वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया है, तो मुझे ये बता दीजिए कि उनके सामने इब्तिदाई तौर पर तो आप कुछ रखेंगे ना? ये तो आप चेक कर सकते थे कि भाई वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है उसके अंदर कोई ऐसा आला तो नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से बगिंग हो गई, या फिर जो मुख्तलिफ शुरका शरीक थे उनके मोबाइल फ़ोन को भी चेक किया जा सकता था कि कहीं वो तो नहीं हैक हुए या इस किस्म की कोई चीज़ है, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू तो नहीं हैक हो गए हैं। ये अभी तक इब्तिदाई तौर पर कुछ नहीं किया है आप लोगों ने कि क्या हुआ ये सारा मामला? नहीं, मेरा ख्याल है कि आईबी और आईएसआई के जो लोग हैं या जो उनके सरबराह हैं वो उस मीटिंग में कोई इब्तदाई तौर पे जो है वो प्रेमा फशाई कोई बात रखेंगे। और मेरी इन्फॉर्मेशन भी ये है कि वो किसी नतीजे पर जो है वो पहुंच चुके हैं, यानी प्रेमा फशाई। बाकी तो डिटेल में इंक्वायरी होने के बाद जो है वो हर चीज़ सामने आएगी। तो मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि ये कोई इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद होने, परेशान होने और ये जो जिस किस्म की गुफ्तगू ये दोनों साहबान कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये जो बादियों नज़र में इब्तिदाई नतीजा है, इसके कोई सियासी मुहरकात नहीं है? ये जो सारा का सारा मामला हुआ है, कोई सियासी मुहरकात हो या कोई गठजोड़ हो, ऐसा कोई मामला नहीं है अभी तक के जो बादियों नज़र में इब्तिदाई इसके नतीजे? देखें शाहजेब, आज के ज़माने में हर बंदे के जेब में कैमरा भी है और टेप रिकॉर्डर भी है मोबाइल की फ़ोन में। जो जहाँ चाहे जो चाहे वो टैप भी कर ले, वीडियो बना ले, है जी। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप देखें वज़ीर आज़म हाउस में भी, बाकी जगहों पे भी, वहाँ पे वेटर भी होते हैं, क्लरिकल स्टाफ भी होता है, बाकी लोग भी होते हैं। तो इसमें जो है वो किसी चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक ये चीज़ जो है बुनियादी तौर पे देखें, जो भी मामला हुआ, अगर कोई बगिंग का इशू हुआ उसमें अगर कोई मुलव्वस हुआ, अगर कोई डिवाइस फिट करने का मसला हुआ उसमें कोई मुलव्वस हुआ, बिल्कुल पूरी कौम को पूरी हकीकत से हम आगाह करेंगे, बताएंगे कि जनाब ये इस तरह से हुआ है। इमरान खान साहब ने ऐलान तो नहीं किया आने का? ये कोई किसी वेटर का काम है या किसी फ़ोन हैकर का काम है तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर फिर ठीक है, उसका भी जो भी उसका बेहतर इलाज है या एहतियात है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन उसमें खामखा जो है वो इस तरह से जो है वो एक हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत तो नहीं है। राजा साहब मुझे ये बताइएगा कि खान साहब आए तो नहीं, हफ्ते को उन्होंने ऐलान करना था, मगर वो कह रहे हैं जब लगेगा कि इनको कि इमरान खान बिल्कुल पीछे हट गया है फिर अचानक मैं आऊँगा, 3 विकेटें गिराऊँगा, साइड की विकेटों का बताया, जुमाइनी अंदाज में दरमियान की विकेट का भी उन्होंने बताया।
वो अभी आपके इस्लामाबाद आने के लिए अभी भी तैयार हैं, वो पीछे नहीं हटे हैं सारे मामले से? शाहजेब इसका पूरा बंदोबस्त किया ये आए, ये जिस दिन ये फैसला करेगा ना उसी दिन जो है ना वो इसका जो है ना वो मामला जो है ना वो तमाम हो जाएगा। और ये रोज़ रोज़ की जो गीदड़ बपियाँ लगा रहा है, जी मैं कल आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं इधर से आऊँगा, उधर से आऊँगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ख़त्म हो जाएगी विदिन 24 आवर्स। विदिन 24 आवर्स जो है ना इसको बिल्कुल जो है ना इसको जग में बंद करके ना ऊपर से जो है ना वो ढक्कन जो है ना उसको लगा देंगे। ये बिल्कुल जो है ना ये मगर राना साहब पंजाब हुकूमत है उनके पास, औकात में आ जाएगा, इसकी औकात जो है ना उसमें इसको फिट कर देंगे इसको। ऐसा पंजाब हुकूमत है उनके पास, आपने फोर्सेस मांगी थी, खैबर पख्तूनख्वा ने तो पुलिस देने से इनकार कर दिया। पंजाब आपको देगा नहीं देगा, पंजाब में आप क्रैकडाउन भी नहीं कर पाएंगे, तो आप जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उस पर अमल कैसे करेंगे? 25 मई को तो हालात अलग थे, अब अलग नहीं। शाहजेब ये 7-8 हज़ार लोग लेके आया था, वैसे कहने को तो ये 20 लाख से नीचे उतर ही रहा था ना कि मैं 20 लाख लेके आऊँगा, पूरी कौम मेरे साथ करिए। उस वक्त भी इसने पूरे पंजाब में जलसे किए और फिर यानी झूठ इस तरह से बोलता है, इसे पता होता है कि मैं ये फ्रॉड कर रहा हूँ और गलत कह रहा हूँ कि जी पूरी कौम मेरे साथ खड़ी हो गई है, मैं 20 लाख लोगों को लेके आऊँगा। ये KPK में इसकी हुकूमत ही 7-8 हज़ार लोगों को लेके आया था। अब चलें पंजाब में भी है, मेरा अंदाज़ा ये है कि 15 और 20 के दरमियान यह लोगों को लेके आएगा। हमने 50,000 का जो है ना वो बंदोबस्त किया है, उसकी हम पूरी एक्सरसाइज, पूरी ट्रेनिंग, पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में 10,000 जो नंबर जो है वो हमें सिंध से मिलेगा और इसी तरह से इतना नंबर ही हम FC और रेंजेस से करेंगे और तकरीबन इतना ही नंबर जो है वो हमारा अवेलेबल होगा हमें जो है वो इस्लामाबाद पुलिस से। तो 25-30 हज़ार की जो एक अपना फोर्स है वो इतने लोगों को जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो पीछे भी धकेल सकती है। और मगर राना साहब अगर वो पीसफुल अंदाज में आते हैं और एक गारंटी के साथ आते हैं तो आप कम से कम उन्हें जलसा करने देंगे? अगर वो इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद आप आने देंगे? जी नहीं, इनको जलसा भी करने देंगे, इनको धरना भी देने देंगे, वहाँ पे इनके चाय पानी रोटी का अगर ये कहेंगे वो भी इंतज़ाम करके देंगे। ये अपनी मर्ज़ी से जितनी देर बैठना चाहे यहाँ पे बैठे, लेकिन उन 3 जगहों के ऊपर जिनका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, जिनका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, अगर ये कहेंगे कि हमने रेड जोन में आना है तो बिल्कुल इनका जो है वो पूरा इलाज करेंगे और नहीं आने देंगे। ये चैलेंज है मेरा। बाकी ये F9 पार्क में आके बैठे हैं, वो E9 पे जाके बैठे हैं, बिल्कुल बैठाएंगे इनको, करें एहतजाज, महीना बैठे, 2 महीने बैठे। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये सारा मामला क्या इतना ख़तरनाक है जितना इमरान खान साहब बता रहे हैं, या बिल्कुल इतनी परेशानी की बात नहीं है जैसे कि हुकूमत का मौक़िफ़ है? अंदर की बात की आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। ऑडियो लीक से लेकर इस्लामाबाद की मुस्तकबिल की हिकमत अमली तक सब कुछ इस्लामाबाद में हर दिन बदल रहा है। क्या होने जा रहा है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ख़राज तहसीन, जितनी ज़बरदस्त आपने सैलाबों की कवरेज की, जो सैलाब ज़दगान है उनका मुकदमा आवाम के सामने रखा, हुकूमत के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, बहुत मेहनत के साथ आपने की, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ख़राज तहसीन। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में आप हैं इस वक्त, और इस्लामाबाद में हर दूसरे दिन के साथ सूरत हाल बदल रही है। अब ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, एक तरफ तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि जी ये तो डार्क वेब पर मौजूद है, बिकने के लिए मौजूद है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बता रहे हैं कि आइंदा क्या क्या ऑडियो लीक्स आ सकती हैं जिसमें उनकी मुमकिना जो डिस्क्वालिफिकेशन है तोशाखाना में उसकी बात हो सकती है। और मरियम नवाज साहब वो बात कर रही हैं, हुकूमत को एहसास नहीं है कि क्या कुछ हो गया है उनके साथ, और आपके ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा ये एक बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है, या हुकूमत को पता है क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखें, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये इस किस्म की जो ऑडियो लीक्स हैं ये पाकिस्तान में और दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं है। आज से बहुत साल पहले जब 1999 में कारगिल की जंग चल रही थी तो उस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनकी और जनरल अजीज़ साहब जो हैं उनकी जो आपस में गुफ्तगू थी वो भी लीक हो गई थी, आपको अगर याद हो। और उसके बाद फिर ये माजी करीब में हमारी बहुत सी जो इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है और FBR की वेबसाइट है, ये भी हैक होती रही हैं।
तो ये पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है। और अमेरिका तो सुपर पावर है, तो अमेरिका में भी वहाँ के इस वक्त जो सदर हैं जो बाइडन, चंद साल पहले इनकी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ जो गुफ्तगू थी उसकी ऑडियो को 2020 में ट्रंप जो उस वक्त अमेरिका के सदर थे उन्होंने ट्वीट कर दिया था। और अब जो यूके की नई प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रूस, पिछले महीने उनकी भी ऑडियो जो है वो सामने आई है। तो ये जब से ख़ास तौर पे जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तो अमेरिका और रशिया के दरमियान एक साइबर वॉर चल रही है और इसमें क्रॉस फायर में पाकिस्तान भी आ गया। और ये जो पिछले 3-4 महीने गुजरे हैं इसमें बहुत सी इस तरह के जो साइबर सिक्योरिटी के स्कैंडल्स हैं वो सामने आए हैं। अब ये जो पाकिस्तान में जो मामला हुआ है, जो इस्लामाबाद में मामला हुआ है, ये इस लिहाज से सीरियस है कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके जो वुज़रा हैं उनकी गुफ्तगू जो है वो डार्क वेब पे पड़ी हुई है और कई घंटों की गुफ्तगू है। तो इसमें ये कोई नॉर्मल डिवाइस जो है मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग तो नहीं लगती मुझे, ये तो कोई आला पैमाने की रिकॉर्डिंग है, या तो सेटेलाइट से रिकॉर्डिंग हुई है या किसी इस्लामाबाद में जो टावर लगे हुए हैं वहाँ पे कोई चीज़ है उससे ये रिकॉर्डिंग हुई है। तो इसकी इंक्वायरी तो होगी, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है इसकी जो साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है ये बुनियादी तौर पे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की होती है। तो इसकी अगर इंक्वायरी होगी तो कुछ पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जिस एंगल से बात कर रहे हैं तो शायद इमरान खान साहब के जो लोग हैं उन्होंने ये डार्क वेब पे ये जो चीज़ पड़ी हुई है तो हो सकता है उन्होंने ख़रीदो फरोख्त की हो। लेकिन जहाँ तक मेरी नाकस राय है, मेरा जो नाकस इल्म है, ये तो सिर्फ एक साइबर सिक्योरिटी का मामला है। ये हुकूमत जो है इसके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इमरान खान साहब के बारे में, और मैं ज़ाती तौर पे तो इस किस्म की चीज़ों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता ही है कि अगर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इस मामले को उछालेंगे तो हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने कोई सब्र किया हुआ है या कोई उन्होंने को थोड़ी सी रवादारी का मुजाहरा किया हुआ है, शायद वो भी अपनी रवादारी छोड़ दें। तो इमरान खान साहब भी इसकी जद में आएंगे और बहुत शदीद जद में आएंगे। खान साहब ने ज़ाहिर है कल भी तकारीर की, उसमें भी इसको मौजू बनाया, मरीम नवाज साहिबा पर भी तनकीद की, शहबाज शरीफ साहब पर भी तनकीद की, आज भी उन्होंने यही किया है। अच्छा, ये क्या हुकूमत को या फिर जो इस्लामाबाद में अभी तक की मालूमात उसमें कोई लग रहा है कि कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है जिसमें कोई जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सियासी हालात से भी हो सकता है, कुछ दीगर मामलात से भी हो सकता है, ये इसलिए भी हुआ है? देखें शाहजेब साहब, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं बहुत सी मिसालें आपको दे सकता हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की भी इसी तरह ऑडियो जो है वो कुछ सामने आ गई थी, तो वो कैसे आ गई थी। तो ये मैं आपको अब मलफूफ अल्फाज जो हैं बिटवीन द लाइन्स कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो उनको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के जो वुज़रा हैं उनको एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। और ये सिक्योरिटी लैब्स है, इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। और इस पर ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब भी जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड हुई बतौर वज़ीर आज़म। मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा ना, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। उनकी बतौर वज़ीर आज़म बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, और जब से वो वज़ारत उज़्मा से हटे हैं उसके बाद भी वो इस किस्म के साइबर अटैक्स की जद में हैं। तो अगर उनका एक ख्याल है कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ फंसा है और मैं नहीं फंसूंगा, तो मैं यही कह सकता हूँ कि उनको अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। थोड़े दिन आप इंतज़ार कर लें, फिर आप मुझसे इन इश्यूज़ में भी बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं दोबारा ये रिपीट करूँगा कि इमरान खान साहब के बारे में जो मटीरियल है उसमें ज़्यादातर चीज़ें बहुत प्राइवेट नौयत की हैं और उनको सामने नहीं लाना चाहिए। और आमिर साहब, ये हुआ क्या कि खान साहब ने हफ्ते के दिन अनाउंस करना था, ऐलान करना था अपनी आगे की हिकमत अमली का, मगर उन्होंने नहीं की, और फिर कहा कि मैं मुनासिब वक्त पर करूंगा जब इनको लगेगा इमरान खान पीछे हट गया है। मगर साथ साथ ऐसा लग रहा है कि वो फिर न्यूट्रल्स के हवाले से आज भी आपने देखा कि जो तालिब इल्म हैं उनसे उन्होंने जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा आप बड़े समझदार हो गए हैं कि जो डोनाल्ड डू है वो किसको पैगाम देना चाहता था। फिर दरमियान की विकेट की बात की जब वो करक में जलसा कर रहे थे। एग्जैक्टली क्या हुआ कि वो तारीख नहीं आई जिसने आना था? देखें, मुझे तो जो समझ आ रही है ना, मैं तो ये जो सारी पाकिस्तान की इस वक्त सियासत है ना, मैं तो इसको सैलाबज़दा इलाके जो हैं उस एंगल से देख रहा हूँ।
तो इमरान खान साहब जो है ना, उनको पहले शायद एहसास नहीं था, लेकिन शायद अब उनको ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान में फ़िलहाल फौरी तौर पे इलेक्शन का इनेकाद बहुत मुश्किल है। और उनको ये पता है कि अगर मैंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई का ऐलान किया और फ़र्ज़ करें मैं इस्लामाबाद में जो एक 25-26 किलोमीटर की हुकूमत है, अगर मैं इसको ज़िच भी कर देता हूँ और इसको मैं मजबूर भी कर देता हूँ अच्छा इलेक्शन करवाओ, और ये मान भी जाते हैं कि अच्छा ठीक है जी हम इलेक्शन करवा देते हैं, और तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंध में और बलूचिस्तान में वो पोलिंग स्टेशंस का अहतमाम कैसे करेगा। हज़ारों स्कूल जो हैं, जो पोलिंग स्टेशन बनते हैं, वो तो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, सड़कें बर्बाद हो गई हैं, पुल उड़ गए हैं। तो मैंने तो यही कुछ देखा है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए सिर्फ सक्खर गए थे, तो वहाँ पे उनको काफ़ी कुछ पता चल गया है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि नवंबर में या दिसंबर में या जनवरी या फरवरी को में कोई इलेक्शन होने वाला है। उन्होंने हालात से समझौता कर लिया है, लेकिन वो अपना टेम्पो बरकरार रखेंगे। वो चाहते हैं कि मार्च के बाद किसी वक्त इलेक्शन हो जाए। तो इसलिए वो इस वक्त जो कह रहे हैं वो सिर्फ अपना प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। उनकी सारी इस वक्त जो जद्दोजहद है वो सिर्फ ये है कि उनको किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। उनको पता है कि फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं हो रहा, और इलेक्शन अगर होगा भी तो मार्च के बाद ही होगा। और साहब, और फिर वो तैनाती भी पर भी आपको लगता है उन्होंने समझौता कर लिया कि अब ये हुकूमत नहीं करनी है, मेरी मर्जी कोई नहीं चलनी है, या उसमें भी वो प्रेशर डालते रहेंगे और कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं एक आर्जी तौसी में या फिर एक अपनी मर्जी की तैनाती में? इस मामले में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है और मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि ये इशू जो है ना, ये उन इलाकों का इशू है जहाँ पे सैलाब नहीं आया। जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है तो वहाँ पे तो ये बात कोई करता भी नहीं है, ना इलेक्शन की बात करता है, ना नवंबर की तैनाती की बात। वहाँ तो लोग कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी बचाओ, हम मारे गए, बर्बाद हो गए। और वहाँ पे जो सारे इदारे जो हैं जो काम कर रहे हैं इमदाद के लिए, रिलीफ के लिए जो काम कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, तो उनके लिए भी ये कोई इशू नहीं है। और अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो ये तैनाती जो है ये वो जिस इदारे में तैनाती होनी है तो उस इदारे में तो बहुत से लोग जो हैं वो बड़े बासलाहियत लोग हैं, और उनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक है। तो उनके बारे में अगर इमरान खान साहब को डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे या ये कहेंगे कि जनाब यहाँ पे शहबाज शरीफ की मर्ज़ी का बंदा नहीं आना चाहिए बल्कि वो बंदा आना चाहिए जो मेरी नज़र में ठीक हो, तो इससे भी इमरान खान साहब अपने लिए कोई गुडविल पैदा नहीं कर रहे। इससे भी इमरान खान साहब ने अपने लिए मनफी जज्बात पैदा किए हैं, कोई मस्बत जज्बात पैदा नहीं किए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब का तस्वीर आपने सुना। इसके अलावा आज हमने देखा है कि मुआशी सरगर्मियों में भी अचानक से एक तब्दीली नज़र आई है। डॉलर के मुकाबले में रुपया संभल गया, स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। क्या आर्जी है और क्या वाकई सिर्फ इसाकदार साहब की वापसी की खबरों की वजह से है? क्या होगा आगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज पाकिस्तानी रुपया इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में 2 रुपये 63 पैसे इजाफे के साथ 237 रुपये पर आ गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये 90 पैसे की कमी के साथ 237 रुपये 50 पैसे पर आ गया, जिससे सवाल उठा कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 7.5 रुपये से जायद का फर्क महज 50 पैसे से भी कम का रह गया है। अगर ये सागदार के वजीर खजाना बनने की खबर की वजह से है तो क्या ये साबित नहीं होता कि जो बुनियादी वजूहात बताई जा रही थी वो दुरुस्त नहीं थी, बल्कि मार्केट में सट्टेबाजी हो रही थी, या वजह कुछ और है? इसी के साथ आज स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी गई और 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वतन वापसी से पहले लंदन में इसाकदार ने मुर्जा अली शाह से बात करते हुए बताया कि उनके क्या मुआशी टारगेट्स हैं। उससे पहले भी वो इस हवाले से बात कर चुके हैं। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं जैसे 20, 13, 17 में पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ले गए थे हम कि जहां हम दुनिया की 4वीं मईशत बनने जा रहे थे। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट था, हाईएस्ट ग्रोथ थी माशाल्लाह डेकेड्स में, और फिर हमारा जो बाकी मैक्रो इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स वो बेहतरीन थे, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल रुपी था। तो बस वही होगी कोशिश कि हम उस तरफ डायरेक्शन, ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकॉनमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमारी मदद करें। देखते हैं सागदार साहब अपने इस दावों पर कैसे अमल कर पाते हैं। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया। बोस्तान साहब, अचानक ऐसा क्या हुआ है? मुल्क में पैसे तो आए नहीं है अभी कोई ऐसे, बस डार साहब ही के वापस आने की खबर आई है कि जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क था
जो एक ज़माने में 12 रुपए का था, फिर 7.5 रुपए, वो सिर्फ 50 पैसे का रह गया। आज इंटरबैंक में तो 2 रुपए 63 पैसे इंप्रूव किया, मगर ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमने देखा कि डॉलर तकरीबन 6 रुपए 90 पैसे गिरा। क्या हुआ ऐसा? और मैं समझता हूँ वो हम सुनते थे टार्जन की वापसी, और ये डॉलर की गिराने की डॉलर की वापसी ने एक जैसी काम अदा किया। जो लोग होल्ड करके बैठे हुए थे, समझते थे डॉलर का रेट जो है मज़ीद बढ़ेगा, लेकिन डॉलर साहब की वापसी ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। और लोग जो एक्सपोर्टर थे जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड रोकी हुई थी, उन्होंने इंटरबैंक में सेल की, और फ्री मार्केट में लोग ख़रीदने के लिए आज बिल्कुल नहीं आ रहे थे। 5% भी लोग नहीं थे और बेचने ज़्यादा आ रहे थे। तो लगता है यही कि आने वाले दिनों में डॉलर, जैसे डार साहब का ये तारीख रही है कि उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। आप उसकी अगर 98 की तारीख देखें, पाकिस्तान ने जब एटमी धमाका की था, डॉलर 67 से कम करके वो 54 तक लाए। इस तरह 2014 में आप देखें डार साहब के वापस आने की वजह से, या फिर लोगों को लगता है कि कम से कम कुछ सख्त ऐसे इंतजामी फैसले उनके होंगे कि मार्केट में जो सट्टेबाजी हो रही है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि फर्क बहुत बड़ा था। ये अचानक ही कम हो गया, कुछ आया तो नहीं है पाकिस्तान में, डॉलर तो नहीं आया। आप कह रहे हैं कि आज खरीदार कम थे, मगर इसके अलावा क्या हुआ है? देखो, इसके अलावा स्टेट बैंक ने जो एक्शन लिया है, शौकात नोटिस लिए हैं, और मैं समझता हूँ डार साहब आएंगे तो ज़रूर उन बैंकों को पेनल्टी लगाई जाएगी जिन्होंने एक दिन में, मतलब पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हो गया 20 और 30 रुपये मार्जिन से एलसियाँ खोली गई हैं, जिसकी वजह से ये सारा पैनिक आया था। तो उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक तारीख बन जाएगी, आइंदा पाकिस्तान के रुपये से और मैशियत को किसी खेलने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह स्टेट बैंक ने भी देखा, आपने ये लगा दिया $2000 से ऊपर कोई भी होगा तो बैंकिंग चैनल से होगा। हुकूमत भी ये चाहती है कि लोग डॉलराइजेशन की तरफ ना जाएं और जो भी करें ऑफिशियली करें, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। उसके अलावा जो है, मैंने हुकूमत को ये भी बताया था कि क्रेडिट कार्ड इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के 5 करोड़ यूज़र हैं, और वो इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग होने की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। ट्रैवलिंग है, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है, सर्विसेज हैं, होटलिंग है। तो ये सारा इस वक्त, पहले मैं आपको बताऊँ, चंद दिन पहले जो है डॉलर का रेट जो बढ़ा था वो इन्हीं क्रेडिट कार्ड की वजह से बढ़ा था। उनकी बहुत ज़्यादा बाइंग आ गई। पहले वीकली जो थी 5 से 6 अरब डॉलर, 6 मिलियन डॉलर होते थे, अब उनकी 20 से 25 मिलियन डॉलर वीकली बाइंग आ गई। मगर ये वाले मसाइल, मतलब ये मसाइल अपनी जगह तो एक दिन में नहीं ना खत्म होगा, ये मसाइल तो अपनी जगह पर रहेंगे। तो फिर डार साहब जो दावे और वादे कर रहे हैं कि वो 170-180 पर डॉलर को होना चाहिए, जब IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ तो आप भी यही कह रहे थे, मगर हमने देखा कि 211-12 पर आने के बाद ओपन मार्केट में वापस 245 पर चला गया। ये कैसे पूरा हो पाएगा आपके ख्याल में? ये आर्जी रिकवरी नहीं है? नहीं, देखो, सैलाब से पहले डॉलर बिल्कुल इंटरबैंक में 212 गया और फ्री मार्केट में 195 में कोई ख़रीदने वाला नहीं था। और उसके बाद सैलाब ने हमारी तमाम उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आपने देखा हुकूमत को प्याज टमाटर तक इम्पोर्ट करने पड़े और पाकिस्तान की सारी फसलें बह गई, पूरी मैशियत सैलाब की नज़र हो गई। तो ऐसे हुकूमत ने जो ड्यूटी फ्री किया 31 दिसंबर से, उसमें बड़े पैमाने में एलसियाँ खोली गई थी, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो है यकदम ये सारा इम्पोर्ट पे प्रेशर आया। तो अब इसके बाद IMF ने रिलीज़ किया, जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो जनरल असम्बली के इजलास में, उसमें दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गए। सनती ममालिक की आलूदगी ने पाकिस्तान को ये सैलाब की नज़र किया है, और उसको जो है पाकिस्तान की इस वक्त मदद की है। $40 अरब तनाव पाकिस्तान ये इतनी बड़ी अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो UNO ने, आपने देखा, डूनो कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन जो ही हमारा रिजर्व बढ़ेंगे, डॉलर का रेट भी कम होगा, रुपये भी मुस्तकम होगा। बहुत शुक्रिया। बोस्तान साहब की राय आपने सुनी है। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल इस हवाले से क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट में भी 531 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अचानक ऐसा क्या हुआ, 531 पॉइंट्स की स्टॉक मार्केट में तेजी? अचानक हमारा आज रुपया भी इंप्रूव कर गया। जुमे को जब बैनुल अक़वामी मार्केट्स बंद हुई तो हमने ब्लड बाथ देखा अमेरिकन मार्केट्स में, हमने जो कमोडिटी मार्केट्स हैं उसमें ब्लड बाथ देखा। इंटरनेशनल करेंसीज बुरी तरीके से गिर रही हैं, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, डॉलर के मुकाबले में। आज भी हमें देखा कि प्रेशर में नजर आई, रीजनल मार्केट्स प्रेशर में थी। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मंदी थी। हमारे यहाँ क्या सिर्फ डार साहब की एक खबर की वजह से ये सब हो रहा है, या कुछ फंडामेंटल्स भी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। आई थिंक कम्बिनेशन है, कुछ परसेप्शन डार साहब का भी है कि उनके आने से शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं, मगर उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वीकेंड पे 2 मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई। एक का इशारा आपने दिया कि दुनिया भर में कमोडिटीज़ बहुत तेज़ी से नीचे आ रही हैं। जो WTI ऑयल है वो $77 तक पहुंच गया था, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही एनर्जी बिल है। दूसरी जानिब जो प्लेजेस आ रही हैं और जो कमिटमेंट्स
वर्ल्ड बैंक की तरफ से और जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल आ रही हैं पाकिस्तान के फ्लड्स पर, वो भी वीकेंड पे कुछ ऐसी खबरें आई कि जो अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा शायद पाकिस्तान को मिल जाए और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट में कुछ सपोर्ट मिल जाए और कुछ रीस्केड्यूलिंग हो जाए। तो आई थिंक ये डार साहब की खबर के साथ साथ जो दुनिया भर के जो हालात अचानक से तब्दील हुए हैं, वो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट को सपोर्ट करेंगे, जिसका रिएक्शन हमने आज तमाम मार्केट्स में देखा। अच्छा, और ज़रा अगर इंटरनेशनल हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान को कुछ असिस्टेंस भी मिल जाती है फ्लड्स की वजह से, जो कि नज़र आ रहा है यूएन के इजलास के बाद, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चांसेस नज़र आते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि डार साहब की कारकर्दगी माजी में आप अच्छे से देख चुके हैं कि उनसे जो उम्मीदें बांधी जा रही हैं वो दुरुस्त बांधी जा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अगर बचत हो सकती है वो एक्सटर्नल हालात हैं, जिसमें जो कमोडिटी प्राइसेस अगर गिर जाती हैं या पाकिस्तान को फ्लड्स की वजह से इमदाद मिल जाती है, या पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं चाइना से हैं या सऊदी अरब से हैं या अमेरिका से, वो मज़ीद बेहतर हो जाते हैं, तो ये फैक्टर्स तो पाकिस्तान की इकॉनमी को हेल्प कर सकते हैं। मगर पर्सनली मुझे लगता है कि शायद डार साहब के आने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हो सकता है जहां मिफ्ता साहब को 5 दिन लगते थे, वहां ये काम 2 दिन में करा लें। उसका रीज़न ये है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल हालात वो अभी वो नहीं है जो 2014 और 17 में डार साहब के दौर में हुआ करते थे कि वो 400-500 मिलियन डॉलर की बोरोइंग कमर्शियल मार्केट से कर लेते थे, $2 बिलियन का यूरो बॉन्ड इशू कर लेते थे और रिजर्व बढ़ जाते थे और इस्तेकाम आ जाता था। दूसरी जानिब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो IMF की कंडीशंस हैं और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ की जो कंडीशन है अभी पाकिस्तान के लिए, वो काफ़ी सख्त हो गई हैं और उसके ऑब्वियस रीजंस हैं कि पाकिस्तान के जो ओवरऑल हालात हैं माशी, वो ख़राब हो गए हैं। और तीसरा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक, उसका कानून पास हो चुका है और काफ़ी हद तक उसको इंडिपेंडेंसी मिल गई है जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो मेरा पर्सनल ख्याल है कि थोड़ा बहुत फ़र्क उनके आने से ज़रूर पड़ेगा, मगर कोई बहुत बड़ा फ़र्क शायद ना पड़े, जिसका वजूहात मैंने। बहुत शुक्रिया मुमशिन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।